टफ एपीपीएससी नहीं है। टफ ये बात एक्सेप्ट करना है कि शायद आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई एम योर अली सर। मैं आज आपसे जो बात करूंगा दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक गाइडेंस। मैं एक कोई गाइडेंस या टॉपर स्ट्रेटेजी ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने नहीं आया हूँ, बट एज एन मेंटर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, फॉर द पीसीएस एग्ज़ाम्स, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो प्रायर मेरा एक्सपीरियंस है पिछले सालों से, जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूँ, तो मेरा एक जो व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग योर एपीपीएससी एग्ज़ाम्स, उसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑब्वियसली उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती जो मेक श्योर करे कि आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती है, मल्टीपल तरीके होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी कंफ्यूजिंग हो जाती है। आप किसी टॉपर से सुनेंगे वो कुछ बता रहा है, कोई टॉपर कुछ बता रहा है, कोई टीचर कुछ बता रहा है, कहीं पर कुछ सुनना आपने। कौन कितना सच बता रहा है, कौन कितना हकीकत बता रहा है, वो भी हमें नहीं पता। तो सबसे पहली चीज़ तो, इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है, एपीसीएस अरुणाचल प्रदेश का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो आपको अरुणाचल प्रदेश का सबसे प्रीमियम ऑफिसर बनाएगा, अगर आपको क्रैक करना है, तो ये एक एनालिसिस आपके इन डेप्थ ही चलनी पड़ेगी। ये एक एनालिसिस आपको खुद की भी बनानी पड़ेगी। तो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करने आया हूँ जो अभी तक मुझे लगता है कि आपका एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर सकता है या आपकी परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर कर सकता है। मैं यहाँ पर आपका पूरा सेक्शनल वाइज बात करूँगा कि प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर पीसीएस आपका प्रीलिम्स करा रहा है तो क्यों करा रहा है, मेंस करा रहा है तो क्यों करा रहा है, इंटरव्यू करा रहा है तो क्यों करा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक आज आपसे बात करूँगा। दैट इज़ इट। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अपना जो अरुणाचल प्रदेश का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, जिसको हम एपीसीएस कहते हैं, उसको अगर हम स्टेजेस में डिवाइड करें तो प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर आपका इंटरव्यू है। मल्टीपल स्टेजेस हैं, 3 एग्ज़ाम्स हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इसमें मेक श्योर करनी है वो ये है कि ये 3 एग्ज़ाम्स नहीं हैं। ये 3 भले अलग एग्ज़ाम्स हैं, बट इनका अप्रोच एक ही है, इनका टारगेट एक ही है, दैट इज़ एपीपीएससी सीई, आपका सिलेक्शन। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ प्रीलिम्स ओनली की अप्रोच है या मेंस ओनली की अप्रोच है, या हम तो चलो प्रीलिम्स मेंस छोड़ो, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू की अप्रोच रखते हैं। तो अप्रोच आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। भले ही हो सकता है आप कोर्स सिर्फ प्रीलिम्स का कर रहे हो, भले ही हो सकता है आप सिर्फ मेंस का क्लासेस कर रहे हो, बट आपका जो अप्रोच है वो पूरा एक इंटीग्रेटेड होना चाहिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस को लेकर चलना चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसको मैं फ्लो में आपको एक एक चीज सीक्वेंस में समझाऊंगा कि प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है और आपका इंटरव्यू में क्या है। देखिए, इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका मेंस ही होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है आपका मेंस, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा, जहां पर आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज है ना, डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज चेक होगा कि किस लेवल तक की आपको जानकारी है, और उतनी जानकारी को कम शब्दों में एक लिमिटेड टाइम में आप कितनी एफिशिएंटली लिख सकते हैं, ये आपका पार्ट चेक होगा। बट मेंस तक पहुंचना है सर, तो मेंस तक पहुंचने के लिए उनको भी रिक्वायरमेंट होता है कि सर ऐसे कैंडिडेट्स की कॉपी चेक हो जो ऑलरेडी सिंसियर हो, क्योंकि मेंस की कॉपी चेक करने में टाइम लगता है। तो अगर हमें सिंसियर कैंडिडेट्स फिल्टर करने हैं तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा, और वही स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा क्या है, प्रीलिम्स। तो उन सिंसियर कैंडिडेट्स को अगर हमें कलेक्ट करना है, उन सिंसियर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, तो हमें पहले क्या करवाना पड़ेगा, प्रीलिम्स।
तो महसूस तो ऐसा होता है कि सर प्रीलिम्स तो बहुत ही आसान है, बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायरेक्ट हमको फिर किस में काम करना है, मेंस में। महसूस ऐसा होता है, लेकिन प्रीलिम्स अपने आप में एक बड़ा ही चैलेंजिंग स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के साथ शुरू कर रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपका क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, प्रीलिम्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। एक पेपर है जीएस, एक पेपर है सी सेट। यहाँ पर जो आपकी नॉलेज चेक हो रही है वो हो रही है जीएस की। जो आपका कट ऑफ बनेगा या आपकी जो मेरिट बनेगी या आपका जो मेंस के लिए सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, वो किसके मार्क्स के बेसिस पे बनेगी? जीएस के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। लेकिन इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अद्भुत पेपर जो आता है, दैट इज योर सी सेट। सी सेट यहाँ पर आपका मेक श्योर करता है कि आपका एक बेसिक एप्टीट्यूड क्लियर है कि नहीं है, आपको बेसिक मैथ्स आती है कि नहीं है, बेसिक रीजनिंग और इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। वो कौन चेक करता है? सी सेट। बस इसका इतना ही काम है। तो सी सेट में आपको सिर्फ 33% स्कोर करने हैं। अब सी सेट में 33% स्कोर करने के लिए आप ऐसा मत समझिए कि ये तो बहुत आसान है, इजीली निकल जाएगा। अगर आप अपना एपीपीएससी का पिछला सी सेट का पेपर देखें तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि एपीपीएससी सी सेट का लेवल राइज कर रही है। यूपीएससी लेवल पे भी हमें यही देखने को मिलता है कि धीरे धीरे सी सेट का लेवल क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो सी सेट को भी एक इफेक्टिव गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका ये 33% ही क्लियर नहीं होगा, हम जीएस तक कैसे पहुंचेंगे? तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आपका अमरजीत सर और उनकी पूरी टीम वो इतना तो मेक श्योर आपका कर देती है कि आपका सी सेट तो नहीं फंसेगा, आगे कुछ भी हो। क्योंकि लास्ट ईयर भी, लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी में जितने भी सी सेट वाले, जितने भी एपीपीएससी वाले थे, सी सेट सबका क्वालिफाई हुआ है। तो सी सेट तो आपका नहीं फंसेगा, वो यहाँ पर मेक श्योर हो जाता है। उसके लिए जो एक बेहतरीन आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, जो बेहतरीन आपको मटेरियल नोट्स कंसाइज चाहिए, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि 33% ही स्कोर करना है, कम करेंगे तो भी बेकार है, ज्यादा भी कर लिया तो भी कोई मतलब नहीं है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच की आपको जरूरत पड़ेगी सी सेट में। फिर सी सेट क्वालिफाई करने के बाद दूसरा जो आपका पार्ट आता है, दैट इज योर जीएस। अब यहीं सर आपका गेम स्टार्ट होता है। जीएस में अगर हम लोग बात करें, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना। ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट भी आ जाता है, जनरल साइंस, टेक वाला पार्ट आ जाता है, करंट अफेयर्स है, प्लस सबसे स्पेशल अपना नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री एंड अरुणाचल जीके। नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री एंड अरुणाचल जीके ये आपका सिलेबस में 2024 से ही ऐड हुआ है। ये प्रीलिम्स वाले पार्ट में एक अलग से सेक्शन ऐड कर दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री एंड अरुणाचल जीके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रिपरेशन में। तो अब हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, तो देखिए आपकी जो इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अप्रोच होगी, तो इतना मत लेके चलिए कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ लें। ऑल्दो नॉर्थ ईस्ट पीएससी में हम प्रीलिम्स में भी आपको इतना लेवल क्रिएट कर देते हैं कि आपका इससे रिलेटेड अगर आपका मेंस का भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। इतना आपको डेप्थ प्रीलिम्स में भी जीएस का प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लस जीएस के प्रीलिम्स इतना आपका लेवल बना देगा कि अपना एपीपीएससी के अलावा आपका अरुणाचल में जितने अदर एग्जाम्स हैं, जैसे एपीएसएसबी के एग्जाम्स, तो उसमें जो एक जीएस जीके का एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो भी आपका वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो प्रीलिम्स वाले पार्ट में सर आपका ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम देना है जितना इसमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री अरुणाचल जी के ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनता है हमारे सिलेबस का, और अच्छे सवाल भी आए थे 2024 के प्रीलिम्स में, तो इसमें हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या है सर, इसमें
मैं अब बात करूंगा आपसे इन सब्जेक्ट्स में कि प्रीलिम्स में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है। देखिए, इन सब्जेक्ट्स को अगर आपको कवर करना है तो आपको एक बेसिक अपना फ्लो बनाना पड़ेगा, एक बेसिक पैटर्न बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो सर आप अपना एक फिक्स टाइम अलॉट कर लो। एक फिक्स टाइम वो आपको अलॉट करना ही पड़ेगा। अब कितने आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, कोई और आपको आके नहीं बता सकता। ये आप ही के हैंड में है इसको डिसाइड करना कि कितने आवर्स आपको फिक्स करने हैं, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि सर कितने घंटे पढ़ने से होगा, तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर है ही नहीं। उतना घंटे पढ़ने से होगा जितने घंटे में आप मेक श्योर करो कि इस कंसेप्ट से अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। दैट इज इट। अब वो आपको 10 घंटे में बन जाता है, 10 घंटे पढ़िए। उतना आपका 4 घंटे में बन जाता है, 4 घंटे में पढ़िए। तो ये एक इंडिविजुअल की अप्रोच है जो आपको अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी होगी। क्योंकि देखिए सर, आप ओवरऑल अगर एपीपीएससी को देखें, बार बार क्या बात आती है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, और एक यूनिक स्ट्रेटजी भी नहीं है। तो एपीपीएससी का पर्पस यही है, क्योंकि कल उसको आपको एक ऑफिसर बनाना है, कल एक सिविल सर्वेंट बनाना है। आप ऑफिस में बैठेंगे, आप किसी जिले में जाएंगे, आप किसी डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, मल्टीपल चीजें आपके अंडर में होगी। तो मल्टीपल चीजें आपके अंडर में है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंडर में है। तो आप कितना इफेक्टिवली किस चीज को कर पा रहे हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी स्ट्रेटजी पे, उस टाइम पे। तो अगर अभी से आपने एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बढ़िया से कर ली, एक अपने अकॉर्डिंगली चीजों को बैठा लिया, तो यही आपकी जो हैबिट है, यही प्रैक्टिस आपको आगे जाके हेल्प करेगी। आई होप आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये जो हम सब कर रहे हैं इसका फायदा हमें आगे जाके कैसे मिलेगा। उनको सिर्फ ऐसे बंदे नहीं चाहिए जिनके पास सिर्फ नॉलेज है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज की अगर बात होती है तो सर आपका कई सारे प्रोफेसर्स आराम से एग्जाम निकाल लेते हैं। उनको बियॉन्ड द नॉलेज चाहिए। उनको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर्स नहीं चाहिए। अगर टॉपर्स चाहिए होते वो एग्जाम ना कराते, सिंपल स्कूल की मेरिट लिस्ट से बच्चों को सिलेक्ट कर लेते। उनको ऑर्डिनरी लोग ही चाहिए, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स चाहिए, बस उनकी स्ट्रैटेजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। इस चीज को आपको समझना है। तो प्रिपरेशन में जो आपका सबसे पहला पार्ट आता है, जिसको मैं डिवाइड करता हूं, या मेरी जो स्ट्रैटेजी है जो मैं मानता हूं, सीपीआर। ठीक है, सीपीआर पे भी मैं आऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे हटता हूं। आपको दो बेसिक मूल मंत्र बता रहा हूं जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं, इवन फॉर द ईपीपीएससी और एनी अदर एग्जाम जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। कोई भी प्रिपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है उस एग्जाम का सिलेबस। सिलेबस आपको बाय हार्ट होना चाहिए। बाय हार्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस रटने बैठ जाएं। उसको रेगुलर गो थ्रू करते रहिए, बार बार उस पर नजर लगाते रहिए। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जो स्टडी टेबल है वहां पर अपना जो भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो भी आपका मेंस का सिलेबस है, उसको वहां पर पेस्ट कर लीजिए, ताकि बार बार आपकी नजर सिलेबस पे जाती रहे। सिलेबस क्या करता है, आपको एक पैरामीटर सेट कर देता है जहां आपको भी क्लैरिटी होने लगती कि हाँ, इतने लेवल तक में आपके सवाल आएंगे, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। देखिए, जीके में सबसे ज्यादा बदनाम क्या है, ये लोग कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन बिलीव मी, एपीपीएससी वगैरह जो ये एग्जाम लेते हैं, आपका स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, वो आपके सिलेबस के दायरे में ही एग्जाम लेते हैं। बट ये बात हकीकत है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वो सिलेबस कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो जो आपका एक मूल मंत्र है, एक बेसिक फाउंडेशन है, सिलेबस वही अगर वीक हो गया तो आगे आप जो भी पढ़ेंगे रैंडम पढ़ेंगे। और हमें रैंडम नहीं पढ़ना है, हमें ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है। यानी जो भी पढ़ेंगे वी मस्ट हैव द क्लैरिटी, क्या ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। तो सिलेबस आपका एक पैरामीटर डिसाइड करता है कि इतना दायरे में मेरे को पढ़ना है। फिर दूसरा एक मूल मंत्र आता है सर आपका PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको तो सर आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको दायरा बता दिया कि हाँ देखो चलो, पॉलिटी आपका सिलेबस का पार्ट है, आपका फंडामेंटल राइट सिलेबस का पार्ट है। बट दूसरा सवाल आता है कि सर फंडामेंटल राइट्स में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, किस लेवल तक के क्वेश्चंस बनेंगे,
वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा आपका PYQ से। जितने आपने PYQs कर रखे हैं वो आपको क्लैरिटी देगा कि सर आपको किस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस अप्रोच के साथ आपको चीजें लेके चलनी है। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका मूल मंत्र। इसीलिए मैं कहता हूं कि सर सिलेबस क्या होता है, आपका पैरामीटर डिसाइड करता है और PYQs उसके अंदर की डेप्थ डिसाइड करता है कि उस पैरामीटर के टॉपिक्स को किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है। तो इन दोनों को मिस किए बगैर तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना मतलब अपने आप से धोखा करना है। तो PYQs एंड सिलेबस, इसकी क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। PYQs अपने पास प्रिंट करा के रखें, सिलेबस अपने पास चिपका के रखें, उसको रेगुलरली गो थ्रू करते रहें बार बार, ताकि आपके माइंड को ये रिमाइंड होता रहे कि मेरी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, राइट? फिर इसके बाद मैंने आपसे जो स्ट्रेटजी की बात करी, तो स्ट्रेटजी जिसको मैं कहता हूँ CPR थ्योरी। CPR में सर क्या है? सबसे पहले देखिए सर, प्रिपरेशन में हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, या तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो क्लास में आप समझ सकते हैं। दोनों का पर्पस क्या है? आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं अपनी क्लासेस में बार बार एक चीज क्लियर करता हूं कि आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। कंसेप्ट पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने आर्टिकल 12 रट लिया, आपने आर्टिकल 13 रट लिया। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब है आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उसको फील कर पा रहे हैं कि हाँ, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन ये है तो क्यों है, आर्टिकल 14 से 18 का पर्पस क्या है, 19 से 22 का क्या पर्पस है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए उनकी क्या रेलिवेंस है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी चीज़ों का भी बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि हाँ, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हुआ है। कंसेप्ट के बाद सेकंड चीज जो आती है दैट इज योर प्रैक्टिस। मेजॉरिटी लोग कंसेप्ट तक बढ़िया करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में क्या है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, मजा आ रहा है, मास्टर कुछ बता रहा है, मजा आ रहा है, तो कंसेप्ट तक जाती है मेजॉरिटी जनता। फिर उसमें से कुछ लोग पीछे हट जाते हैं प्रैक्टिस पे। टीचर आपको बोलता है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आना। कुछ लोग वहां से कट जाते हैं और समझिए वो कंपटीशन से एलिमिनेट हो गए। मैं थोड़े से हार्ड वर्ड्स बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप प्रोवोक हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप ये गलतियां ना करें जो मेजॉरिटी लोग गलतियां कर देते हैं। प्रैक्टिस में सर आपका क्या होगा? प्रैक्टिस में आपको जो प्रीलिम्स है उसके लिए आप MCQs लगाइए, मेंस है मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग करिए। मेंस के रिगार्डिंग मैं अलग से भी एक बात करूंगा, आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हमारे अदर फैकल्टीज भी उस पर आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग अपने आप में एक अलग आर्ट है, उसके बारे में भी हम एक अलग से भी वीडियो लाएंगे, उसमें भी चर्चा करेंगे। अभी मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए बिंदास, जो भी टॉपिक पढ़ा है। क्यों प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि देखिए सर, टॉपिक को समझ लेना इज अ डिफरेंट थिंग, और उसको एग्जाम में अप्लाई कर देना इज ए डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली तो एग्जाम में अप्लाई ही करना है, यस और नो। आपको सिंपल पेपर मिलेगा, उस पेपर में ज्यादा से ज्यादा आपके सवाल सही होने चाहिए, ये पर्पस है। तो उसके लिए प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। प्रैक्टिस मेक श्योर करती है कि जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा उसको आप एग्जामिनेशन में प्रॉपरली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस में कुछ लोग कट ऑफ हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रिवीजन। अब जो लोग आपका प्रैक्टिस तक पहुंचे उनको लगता है यही बहुत हो गया, एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके सवाल लगा लिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। और रिवीजन इज द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट ऑफ अ प्रिपरेशन। मेजॉरिटी लोग यहां तक आते आते साफ हो जाते हैं, आपको नहीं होता है। आपको मेक श्योर करना है, सवाल आपने टॉपिक सीखा, आपने उसकी प्रैक्टिस करी, फिर आपको उसका रिवीजन बेहतरीन तरीके से करना है। रिवीजन का एक जो जनरल एक स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, आप को अच्छा लगे तो उसको जरूर ट्राई कीजिए। जो भी टॉपिक आज आपने पढ़ा, तो सबसे पहला काम है विद इन 24 आवर्स उसका एक रिवीजन लगा दिया, सारे पॉइंट्स को उंगलियों पे गिन लिया। अच्छा आज मैंने ये पढ़ा,
अच्छा ओके, आज मैंने यूनिवर्स पढ़ा, यूनिवर्स में मैंने थ्योरी पढ़ी ओरिजिन की, उसके बाद मैंने आपसे बात करा हमारा सोलर सिस्टम एक्स वाई जेड, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े। अब ये सारा सब कुछ पढ़ने के बाद अगला जो पार्ट है आपका, कॉपी को बंद कर देना है, फिर उंगलियों पे गिनना है। तीन, मान लीजिए 10 पॉइंट है, उसमें से 3 आप भूल गए, फिर कॉपी खोलिए, फिर उनको देखिए, फिर कॉपी बंद करके फिर 3 पॉइंट को रिकॉल करिए। यानी जब तक वो 10 पॉइंट आपकी टिप्स पे रिकॉल ना हो जाए, बार बार करते रहिए। मान लेते हैं पूरा दिन का जितना भी आपने पढ़ा उसको रिकॉल करने में आपको कितना टाइम लगा, 1 आवर। तो ये जो 1 आवर का रिवीजन है ये रेगुलर करना है। रिवीजन ये मत सोचिए कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद शुरू करेंगे। रिवीजन रेगुलर एक्सरसाइज है। जैसे कंसेप्ट और प्रैक्टिस साथ ही साथ चलेगा, इसी तरह से आपका रिवीजन भी रेगुलर चलेगा। तो विद इन 24 आवर्स एक रिवीजन लगाना है, फिर सेम चीज को विद इन 3 डेज फिर रिपीट कर दीजिए। अब देखिए 3 दिन बाद जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको सेम टाइम तो नहीं लगेगा। अगर पहले आपको 1 आवर लगा था तो अब की आपको लगेगा 30 मिनट्स। 7 डेज में फिर रिपीट कर दीजिए, अब की आपको लगेगा 15 मिनट्स। 15 डेज में फिर रिपीट कर दीजिए, अब आपको फिर टाइम कम लगेगा। 30 डेज में फिर कम टाइम लगेगा। तो आप खुद इमेजिन करिए, एक टॉपिक को आपने जब 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया तो वो आपके माइंड में कितने भयंकर तरीके से बैठेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम एग्जाम में होती है, जब आप एग्जाम में पहुंचते हैं कुछ चीजें तो रिवीजन नहीं किया है तो भूल गए, प्लस कुछ चीजें प्रेशर में भूल जाते हैं। एग्जाम का प्रेशर बहुत बुरी चीज है, उस पर भी मैं बात करूंगा, उसको कैसे टैकल करना है। तो एग्जामिनेशन प्रेशर में भी आधी चीजें चली गई, आधी रिवाइज ही नहीं करके आए थे। एग्जाम में क्या करेंगे, गया एग्जाम। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, क्योंकि ये आपको रिकॉल करने में हेल्प करती है। जो भले ही आप एग्जामिनेशन में प्रेशर में बैठे होंगे, वहां पर भी आप इजीली कर पाएंगे। तो कंसेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, इसको अगर आपने छोड़ा तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। इसीलिए मैं बार बार क्लास में भी कहता हूँ, भले ही आप क्लास में आके बैठ गए हैं बट आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने रिवीजन नहीं किया, जीरो। सारी आपकी मेहनत जीरो। आप में और कोई आपका दोस्त है जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, मस्त चिल कर रहा है, उसमें और आप में कोई डिफरेंस बचा ही नहीं। उसने तो अपना पार्टी करके टाइम यूज कर लिया, आपने क्या करा, क्लास आए, रिवीजन नहीं किया, सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसको एक कंसेप्ट पे मत रखिए, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस एंड रिवीजन भी ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि रेगुलर आपका क्लासेस के बाद आपको प्रैक्टिस क्विजेज मिलती रहें। हमारे मेंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेंस आंसर राइटिंग का आपको क्वेश्चंस दिए जाते रहते हैं, प्लस उसका हमने एक सिस्टम बना दिया है कि स्टूडेंट्स हमको आंसर भेजते हैं, उसको हम फिर इवेल्युएट करके उनको पर्सनलाइज फीडबैक देते हैं, ताकि उनको बता पाए कि आपके आंसर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चेक करके कि मान लो ये आपका आंसर है, किसी स्टूडेंट ने लिखा है तो ये पॉइंट में गड़बड़ है, तो हमारा जो इवेल्युएटर है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आपका इस पॉइंट में ये प्रॉब्लम है, ताकि अभी से ही आपका जो आंसर राइटिंग है वो बेहतर हो सके। तो ये हमारा पार्ट चलता रहता है, प्लस आगे हम रिवीजन क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं, ताकि जो लोग ऑलरेडी सब्जेक्ट कर चुके हैं वो अपना रिवीजन भी दोबारा से कर सके, अपने टॉपिक को फिर से रिवाइव कर सके, कोई डाउट से उसको कवर कर सके। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब इसमें जो अगला पार्ट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है? देखिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको तीनों लगेगा। सीपीआर होना चाहिए आपके पास, प्लस आपका पीवाईक्यू का समझ भी आपको होना चाहिए, तब जाके आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा। शॉर्ट नोट्स आप तब बना पाएंगे जब एटलीस्ट आपने 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया हो। यानी आपने जो 4 पेजेस में जितना मटेरियल लिखा है, उन 4 पेजेस के मटेरियल को एक सिंगल पेज में आपको उतारना है। अब उसमें होगा क्या, जो शॉर्ट नोट्स होगा उसमें पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स होंगे। की पॉइंट्स का मतलब आप उतना और बेहतर समझेंगे जितना आपका रिवीजन मजबूत होगा, प्लस पीवाईक्यू मजबूत होंगे। पीवाईक्यू मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको टीचर पढ़ाएगा तो अगर आपकी पीवाईक्यू की एनालिसिस अच्छी है तो आप समझ पाएंगे कि हाँ इस टॉपिक से क्या क्या सवाल बनेंगे एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंगली वही वही पॉइंट्स आपने एक्सट्रैक्ट करके अपना कॉपी में लिख लिया।
शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, आप अभी कुछ पढ़ेंगे, कल कुछ पढ़ेंगे, तो महीनों तक पढ़ते 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 आपका क्या हो जाएगा, एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा। और अगर इस बर्डन को आपने अच्छे से हैंडल नहीं करा तो एग्जामिनेशन में ये मत सोचना आप वहां बोर्ड एग्जाम की तरह सिंपल वॉमिट कर दिया हो जाएगा। वहां पर वही लोग निकालेंगे जो इतने बर्डन को बहुत सलीके से, बहुत ही प्रिसाइजली हैंडल करते हुए आ रहे हैं। और उसमें आपको हेल्प करता है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको सब्जेक्ट की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले आप इतनी मोटी नोट्स तो नहीं याद कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। तो उस टाइम वो जो पतले से शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको कम टाइम में मेजॉरिटी पार्ट को रिवाइज करने में हेल्प करते हैं। तो सीपीआर थेरेपी प्लस ये आपका शॉर्ट नोट्स, ये पीवाईक्यूज, आपका सिलेबस, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल रोल है टू मेक श्योर कि आपका जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है बहुत इजीली क्रैक हो। तो इतना अगर आपने मेक श्योर कर लिया तो बहुत स्मूथली आप अपना प्रीलिम्स लेवल तक पहुंच सकते हैं। प्रीलिम्स देखिए एक्चुअल में बात करूं बहुत टफ नहीं है। अगर एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन के साथ कंसिस्टेंटली अगर आप उसके लिए काम करते रहें तो प्रीलिम्स तो बहुत स्मूथली आप निकाल सकते हैं। फिर प्रीलिम्स के बाद अगला जो गेम आता है सर, दैट इज योर मेंस। मेंस में मैं अगर आपको बात करूं, 4 तो सर हमारे जीएस के पेपर हैं, जीएस 1, 2, जीएस 3, जीएस 4। सबसे मेन तो सर आपका ये जीएस के पेपर ही हैं, प्लस आपका ऑप्शनल के सर 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। फिर आपका एक ऐसे राइटिंग का पेपर है, प्लस आपका एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको किस में कवर करना है, मेंस में। जीएस 1 आपका मेनली हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, हिस्ट्री हो गया, फिर सोसाइटी है ना आपका। हिस्ट्री में जैसे हम लोग प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स भी आपका ऐड हो जाते हैं। जीएस 2 मेनली आपका पॉलिटी वाला पार्ट है। जीएस 1 में आपका ज्योग्राफी वाला भी आ जाता है, अरुणाचल स्पेसिफिक भी आ जाता है। जीएस 2 आपका मेनली पॉलिटी वाला पार्ट है ना, उसमें गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, ये सब कवर है। जीएस 3 मेनली आपका इकोनॉमी, कुछ ज्योग्राफी वाला पार्ट है, तो इस प्लस इसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर जीएस 4 जो आपका एथिक्स वाला पार्ट है। तो ये 4 जीएस के पेपर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पर भी जो जीएस 1, 2, 3 है, इसमें लगभग लगभग आप कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी प्रीलिम्स में कवर करके आ चुके होंगे। कुछ एडिशनल इसमें सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, जैसे जीएस 1 में आपका सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। जीएस 2 में जैसे आपका गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस। जीएस 3 में आपका जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जीएस 4 में आपका जैसे, जीएस 4 तो खैर पूरा ही एक अलग सब्जेक्ट है। तो जीएस 1, 2, 3 में मेजरली तो आप पार्ट ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे। प्लस इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, जो पूरा अपने आप में एक जीएस का पेपर है, दैट इज जीएस 4। वो बहुत एक यूनिक टाइप का पेपर है, एथिक्स। उसको क्यों रखा गया है सर? उसको रखने का पर्पस यही है क्योंकि सर सिर्फ नॉलेज या स्ट्रेटजी वाले बंदे तो काम नहीं कर सकते, हमें ऐसे लोग गवर्नेंस में चाहिए क्योंकि उनको जनता की सेवा करनी है। तो ऐसे लोग होने चाहिए जिनके अंदर कंपैशन हो, जो अपने पोजीशन की वैल्यू समझें, उसको मिसयूज ना करें, जिनको एथिकल इंटीग्रिटी अच्छे से समझ में आती हो कि इस काम की क्या एथिकल इंटीग्रिटी है, ये मुझे क्यों करना है। तो ये टेस्ट करने के लिए एथिक्स एक पेपर ऐड कर दिया है, ताकि आप सर्विस में आने से पहले ही एथिकल चीज़ें समझ में आए कि आपकी ड्यूटी में आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। वहाँ पर आपकी जो पर्सनल चॉइस है उसको पीछे रखना है, आपकी जो काम का ऑब्जेक्टिव है उसको आगे रखना है। आपकी सर्विस पहले आएगी, आपकी पर्सनल चॉइस बाद में आएगी। तो एथिक्स मेक श्योर करता है ये चीज़ें आप पहले से ही सीख के आओ।
ये अपने आप में इसको ऐसा मत समझो एक नया बर्डन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आप अपने कॉमन सेंस से ही इसमें समझ सकते हो। इसको बर्डन मत समझिए। इसमें आपका कोई भी प्रायर ह्यूमैनिटीज का नॉलेज काम नहीं आता है। ये आपकी बेसिक जो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है उसी पे बेस्ड है। इसीलिए मैं कहता हूँ एथिक्स को इतना टफ मत समझो, एक बर्डन की तरह समझेंगे तो वो परेशान करेगा। अपना एक बेसिक कॉन्शियसनेस ओपन करके रखिए, बेसिक क्लैरिटी माइंड में रखिए, बहुत सारी चीजें आप खुद अपने आप इसमें इजीली समझ पाएंगे। तो GS4 आपका यहाँ रोल प्ले करेगा। प्लस साथ ही साथ सर आपका जो ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल के लिए सर एडवाइजेबल है प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए। ये मत सोचिए कि सितंबर में अपना प्रीलिम्स के बाद ही हम करेंगे, क्योंकि सर अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने मिलते हैं, और 2-3 महीने तो सर आपको ऑप्शनल समझने में लगते हैं। फिर ऑप्शनल समझने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है, रेगुलर उसका रिवीजन भी रखना है, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें मान के चलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती हैं अक्टूबर नवंबर के लिए। तो अगर आप सिंसियर हैं तो ऑप्शनल अभी से प्रिपेयर करते जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप ऑलरेडी से अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपका ऑप्शनल ऑलरेडी रेडी है, तो एक बार आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, बिल्कुल फ्रेश एस्पिरेंट है आप, तो ऑप्शनल को भी साथ में लेके चलिए। ऑप्शनल में भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है कौन सा ऑप्शनल चूज करें। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वाली जो वीडियो और लंबी चली जाएगी, तो एक अलग से हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए हाउ टू चूज ऑप्शनल तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो आपका रेडी कर दूंगा। बट इन सारी चीज़ों में नॉलेज तो आपको मिल जाएगी। जैसे एक स्पेशली ऐसे है, ऐसे के लिए कोई अलग से नहीं पढ़ाएगा आपको। इंग्लिश क्वालिफाइंग तो एक बेसिक आपका कोर्स है, उतना कर लीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, इसमें बस आपको कुछ ही 33% स्कोर करना है, दैट इज इट, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में भी क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे में भी सर आपका 2 ऐसे लिखने होंगे, एक पार्ट ए पार्ट बी। एक ऐसे तो जनरल होगा, जो भी दुनिया में चल रहा होगा उससे रिलेटेड, और एक ऐसे आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक होगा, नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों से रिलेटेड होगा, उस पर आपको लिखना है। तो यानी ऐसे में कंटेंट से ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज है लिखना कैसे। प्लस आपका GS1 to 4, इसमें भी एक बड़ा चैलेंज है लिखना कैसे। वैसे नहीं लिखना है जैसे अभी तक सर बोर्ड एग्जाम में लिखते आ रहे थे, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस हैं, यहाँ अलग स्ट्रेटेजी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो हम कुछ भी रैंडम इधर उधर की बातें करके लिख देते हैं, हम सोचते हैं बस वॉल्यूम भर जाए काम बन जाएगा। यहाँ वॉल्यूम भरने से मतलब नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भर नहीं सकते। एक फिक्स आपका पेपर होता है, उसमें मार्जिन लगा के देते हैं, इतना ही स्पेस है, जो भी आंसर है इसमें ही लिखो। तो उतने फिक्स स्पेस में आंसर लिखने के लिए, क्योंकि आप अगर एवरेज निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज 7.5 मिनट्स मिलते हैं एक आंसर लिखने के लिए, जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं, 250 वर्ड्स। अब इतने वर्ड्स इतने कम टाइम में आपको लिखना है, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी है कि लिखना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना भी है, और हैंड राइटिंग भी मेंटेन रखनी है, और कोशिश करिए डायग्राम्स वगैरह भी अगर आप बना पाएँ तो और बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो ये सिर्फ टॉपिक की क्लैरिटी से नहीं हो सकता, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है डेडिकेटेड आंसर राइटिंग की। विदाउट एनी डेडिकेटेड आंसर राइटिंग इसको आप नहीं कर सकते। अब सर आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए आंसर राइटिंग के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत स्पेशल अभ्यास कोर्स है जिसको हम लॉन्च करेंगे, जिसमें डेली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 5 से 10 के बीच में, जिसमें आपके डेली आंसर चेक होंगे, पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा ताकि आपकी राइटिंग मजबूत हो। और साथ ही साथ हमारे एक जनरल एक आंसर राइटिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है। देखिए नॉर्थ ईस्ट PSC में जो हमारे करंट अफेयर्स क्लासेस चल रही हैं उसमें डेली बेसिस पे आपको कुछ मेंस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हम एक और इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसमें डेली आपको एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा। उस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन में जो भी आप लोग अपने आंसर्स भेजेंगे, तो जो फर्स्ट 3 आंसर्स हम रिसीव करेंगे उसको हम इवेल्युएट करके उन स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करेंगे। प्लस साथ ही साथ इसमें एक उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा, और जो इवेल्युएटेड कॉपी है उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो इवेल्यूटर्स हैं एक
डिस्कशन वीडियो भी डेली बनाएंगे, जिसमें वो ये मार्क करेंगे कि देखो इस आंसर में क्या क्या चीज़ें और बेटर हो सकती थी, ताकि इन जनरल बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी एक फ़ायदा उठा सकें। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी बहुत ज़्यादा कंसर्न है आंसर राइटिंग के लिए, बहुत ही ज़्यादा फोकस है आंसर राइटिंग के लिए, कि आंसर राइटिंग में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट आंसर राइटिंग की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। ये हमारा एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हमारे एनरोल्ड कोर्सेज में हैं या हमारे फ्री ग्रुप्स में हैं, उनको हम ये मेक श्योर करते हैं कि आंसर राइटिंग की वजह से इनका सिलेक्शन ना रुके। तो आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इस पे भी हम मल्टीपल अभी कुछ कुछ वीडियोस आपको बनाएंगे, जिसमें इंडिविजुअली इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। साथ ही साथ आपको लगता है कि कोई बात आपको प्रॉब्लम कर रही है प्रिपरेशन में, तो उसको आप मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन पे। हमारी टीम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएगी कि किस तरह से उस पार्ट को डील करना है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पीएससी अपना अरुणाचल पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है टू मेक श्योर कि इस बार सिलेक्शन हमारे बेहतरीन हो, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हो मैक्सिमम उसमें से सिलेक्ट हो। इसीलिए हमारा जितना भी फोकस है, हमारा फैकल्टीज़ हमारा जितना भी है सब एक्सपीरियंस्ड है, जो कोई ना कोई एग्ज़ाम को क्रैक करके आया है, इंटरव्यू अपियर्ड है, मेंस लिखा हुआ है, या आपका अदर जो मल्टीपल कोचिंग्स में उनका प्रायर एक्सपीरियंस है टीचिंग का, दिल्ली वगैरह में जो वहाँ के बच्चे सीखते हैं वो अब यहाँ आके आपको सिखाएंगे। साथ ही साथ हमने इसीलिए प्राइसेस को भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखा है। जनरली जो एक प्राइस चलता है उससे हम 50% से भी कम में आपका यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर प्रीलिम्स। सिर्फ 5000 में आप पूरा प्रीलिम्स का जीएस कवर कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ। फॉर प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जो भी हमारे प्राइसेस हैं मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस हैं अपने अरुणाचल प्रदेश के, ये हम प्राउडली एंड कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। तो मेंस में सर आपका आंसर राइटिंग तो रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ कंटेंट तो ऑलरेडी आप प्रीलिम्स में करते आए हैं, प्लस साथ ही साथ जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर करा दिए जाएंगे। तो इन सब को करके फिर आप पहुंचते हैं मेंस तक। फिर जब आपका मेंस क्वालिफाई होता है तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपको सिर्फ सिलेबस कराने तक नहीं छोड़ेगा, विल मेक श्योर कि आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो सिलेक्शन तक सारी चीज़ें आपके साथ रहें। तो इसीलिए जो आगे आता है आपका इंटरव्यू गाइडेंस। तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए जैसे हमने पिछली बार भी मॉक इंटरव्यू अरेंज कराए थे, उसमें प्रॉपर हमने एक अलग से मतलब होटल बुक किया था, उसमें एक अलग से हमारा जो एक्सपर्ट पैनल टीम था उनको बैठाया था। वहाँ पर हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था उस इंटरव्यू सेशन से। अब उस चीज़ को हम इस बार और बड़े स्केल पे करेंगे, और ज़्यादा हमारे पैनल्स बनेंगे, मल्टीपल हमारे पैनल्स होंगे, है ना, मल्टीपल स्टाफ उसमें इंगेज होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मॉक इंटरव्यू करवा सके। लास्ट टाइम तो वो लिमिटेड के लिए था, इस बार वी विल मेक श्योर कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मॉक इंटरव्यू देने में विलिंग हैं वो इंटरव्यू अटेम्प्ट करें, ये हमारी कोशिश है। साथ ही साथ आपका इंटरव्यू में क्या आपका पैटर्न होना चाहिए, किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया सर आपका पूरा एक जर्नी। तो एपीपीएससी सिंगल एग्जाम नहीं है सर, ये एक पूरा जर्नी है, और ये जर्नी करते करते आपको खुद पता नहीं चलेगा, आप में इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके होंगे जो आपको एडेप्टेबल बना देगा टू बिकम अ एपीसीएस ऑफिसर। सो आपकी प्रिपरेशन के दौरान देखिए बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी तक जो मैंने आपसे बात करी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे बात करी, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमारे एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा लैक करते हैं वो है कॉन्फिडेंस। उनको ये लगता है कि अरे मेरा तो नहीं होगा। देखिए, दुनिया बाद में कन्विंस होगी, सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम मेरे से निकलेगा ही निकलेगा, आई एम बॉर्न फॉर दिस, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। वो थिन लाइन डिफरेंस क्या है सर? कि अगर आपको लग रहा है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप मेहनत भी कर रहे होंगे। इसको मैंने जो पैरामीटर बनाया, आपको चेक करना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपने मान लिया कि नहीं मैं तो सिविल सर्विस ऑफिसर बनूंगा या बनूंगी, बट आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड है उतना आप अफर्ट नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ है ना, आपका जो इनर कॉन्शियस है वो खुद आपको बताएगा कि क्या आपने जितना अफर्ट दिया वो काफ़ी था या नहीं था। वो आपका खुद इनर कॉन्शियस बताएगा। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस मज़े से घूम रहे हैं कि नहीं मैं तो हूँ ही ऑफिसर, कोई निकल रहा है उससे कह रहे मेरे को सलाम ठोको, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। बट हाँ, आप मेहनत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एक भरोसा लेके चल रहे हैं कि हाँ ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इतने दिन में मैंने ये कर लिया, इतने दिन में मैं ये कर लूंगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, अगर किस्मत भी साथ रही तो। ठीक है, डेफिनेटली। तो इसीलिए मेक श्योर करना है कि आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस आए, दुनिया को तो बाद में पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जैसे हमारे जो रैंक 16 केमिन जी थे, वो भी आपकी ही तरह थे। आपका उन्होंने पहले CSL एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद डायरेक्ट आपका APCS एग्ज़ाम क्रैक किया। मल्टीपल स्टोरीज है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिनका पहले कोई एग्ज़ाम ही नहीं निकला था, APSSB का एग्ज़ाम नहीं निकला था, बट उन्होंने डायरेक्ट आपका APPSC एग्ज़ाम क्रैक किया। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि कौन किस बैकग्राउंड से आता है, पहले वो कितना पढ़ने में अच्छा था, कितना खराब था, दैट डजेंट मैटर। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता आज आप क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो मेक श्योर करिए कि आप रोज अपने आप से ये सवाल करें। अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपने आप से रोज एक सवाल जरूर करिए कि आज मैंने जितना दिन में टाइम अपना खर्च किया है, कितना टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए इन्वेस्ट किया, और उससे मेरी प्रिपरेशन को कितना फायदा हुआ। दिस इज नॉट अबाउट टाइम, दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव। मतलब इससे नहीं है कि आपने कितने टाइम दे दिया, कितने घंटे पढ़ाई करी, मतलब इससे है कि जितना भी आपने टाइम दिया उससे कितनी चीजें सीखी, एग्जाम में आप उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट इज योर एक्चुअल प्रिपरेशन। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों पे फोकस करिए, एंड फ्रॉम प्री टू इंटरव्यू नॉर्थ ईस्ट PSC आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, और हमेशा जुड़ा था, आगे भी जुड़ा है, आगे भी जुड़ा रहेगा। हमारा जो टारगेट है आपको प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन तक ले जाना है। बाकी अगर आप नॉर्थ ईस्ट PSC फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिख रहे होंगे उससे आप नॉर्थ ईस्ट PSC के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फ्री ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे मटेरियल फ्री भी अवेलेबल हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स उन्हें रेगुलरली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने डेली करेंट अफेयर्स का स्टार्ट किया हुआ है, अरुणाचल टाइम्स हमारा डेली डिस्कस होता है, नेशनल लेवल न्यूज़ भी हमारा डेली डिस्कस होना स्टार्ट हो गया है, तो वो आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अपना APCS एस्पिरेंट के लिए, वो सारी चीज़ें आपका नॉर्थ ईस्ट PSC प्रोवाइड कर रहा है। सो मैं यहाँ पर ही वीडियो को कंक्लूड करूँगा। साथ ही अगर इस वीडियो से आपको रत्ती भर भी थोड़ा भी अगर फ़र्क पड़ रहा हो, थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो, आपको लग रहा हो कुछ बेनिफिशियल है, तो अपने कलीग्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दिए, शायद उनका भी कुछ इससे फ़ायदा हो जाए। प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड नॉर्थ ईस्ट PSC के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई देगी, डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आगे आपकी प्रिपरेशन में।